हाय एवरीवन, यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो सीरीज़ का मेन जो पर्पस है वो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने खुद ले सकें कि आपको किस एसेट क्लास में कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है। मैं आपको कुछ सजेशन सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकें। हम डिफरेंट एसेट क्लास के बारे में वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आप पास्ट ट्रेंड के हिसाब से कब आप उसमें लगाते कि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल पाता, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे, गूगल पे या बुक्स में अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सब इधर उधर पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छी मिलेगी। तो मेरा पर्पज़ यही रहेगा कि मैं सब चीज़ें, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, सबको कंबाइन करके आपको कम से कम आपका टाइम लेके उसको आपको समझा सकूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले मैं आपके साथ में एक पिक शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे को मिली थी कहीं से वो, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन किया गया है। लास्ट 20 ईयर्स में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि इस पिक का स्टार्टिंग ईयर लिया है 1994, और उन्होंने कंपेयर किया है कहाँ तक, 2024 सितंबर तक कंपेयर किया गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम निफ्टी 500 देखें, निफ्टी 500 जो है वो एनएससी पे लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं उनमें जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, उनकी टॉप 500 कंपनियां हैं, उनका इंडेक्स है। तो अगर आप निफ्टी 500 का CAGR देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो 15.7% है। मतलब लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के हिसाब से निफ्टी 500 ने लास्ट 20 ईयर्स में 15.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके पैसे को ग्रो किया है। तो आपने कुछ भी पैसा 1994 में लगाया होता तो वो सितंबर 2024 में 18.7 टाइम्स हो जाता। अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की बात करें अगर आप, तो सेंसेक्स में वो पैसा 15.6 टाइम्स होता। निफ्टी से 500 से वो थोड़ा कम है। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 7.9 टाइम्स होता। सिल्वर की बात करें तो 5.9 टाइम्स होता। पीपीएफ की बात करें तो 4.5 टाइम्स होता। और एफडी की बात करें तो 3.8 टाइम्स होता। देखिए, इसमें सबसे कम जो है, अगर जितने भी एसेट क्लास दिए हैं इस पेपर में, उसमें से सबसे कम हुआ है एफडी में। एफडी में केवल 3.8 टाइम्स हुआ है। निफ्टी में वही पैसा 18.7 टाइम्स हुआ है। देखिए, निफ्टी 500 में ये सबसे ज़्यादा टाइम्स बढ़ा है, लेकिन उसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। तो हमें रिस्क मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए हम आने वाली वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को, वो भी देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पास्ट में जिस असेट क्लास ने जैसा परफॉर्म किया है वो गारंटी नहीं करता है कि फ्यूचर में भी वो उतना ही परसेंट रिटर्न देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमें रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हम आगे वाले वीडियो में भी देखेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, उसका सेकेंड रीज़न देखें तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है हमारे कैश पे बहुत ही नेगेटिव तरीके से पड़ता है। हमारी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर मतलब जैसे आपके पास में कुछ भी पैसा है, आप उससे कुछ सामान खरीदते हैं। अगर आप फ्यूचर में उतने ही पैसे से सामान खरीदने जाएंगे तो आपको उतनी अमाउंट नहीं मिलेगी, आपको उससे कम अमाउंट मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। तो इससे समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी जनरेट करी थी आपके लिए, मैं उसे दिखा देता हूँ। कि देखिए, आपके सामने ये एक्सेल शीट है। इसमें मैंने सबसे पहले ईयर लिया है। 0 ईयर मतलब प्रेजेंट टाइम है, और 20 ईयर्स मतलब 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए राइस का प्राइस अभी अभी 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब है, और आपके पास में 1000 रुपीज़ है। तो 1000 डिवाइड बाई 100 10 आ गया। तो मतलब आप 1000 रुपीज़ में लगभग 10 kg राइस को परचेज कर सकते हैं। अगर आप देखें इसमें ही इन्फ्लेशन नंबर मैंने इसमें 6% लिया है कि राइस का प्राइस कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल 6% के रेट से बढ़ रहा है। अब मैंने 6% ही क्यों लिया, क्योंकि जो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका टारगेट रहता है 4% प्लस माइनस 2%। मतलब उसे इन्फ्लेशन जो सीपीआई नंबर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको 2 से 6% के बीच में रखना है। उसके हिसाब से वो अपना रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट को एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें राइस का प्राइस अगर अभी 100 रुपीज़ है, वो एक साल बाद में 6% के हिसाब से
106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब हम क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते, हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, तो 2 साल बाद में वो प्राइस जो है 112.36 होगा। मतलब हमें 106 का 6% इंक्रीज करेंगे हम, फिर इसका 6% इंक्रीज करेंगे तो 119.1 आ जाएगा। ऐसे करके अगर हम प्राइस बढ़ाते रहेंगे तो 20 ईयर्स के बाद में राइस का प्राइस जो हमारे पास में निकल के आता है वो 320.7 है। अब आपने अगर कैश में ही पैसे को रखा होता तो आपके पास में 1,000 रुपये ही होते। अब अगर आप 1,000 रुपये को 320.7 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आई 3.1। मतलब जो आप करंट 1,000 रुपये में 1,000 रुपीज में 10 kg राइस को परचेज कर पा रहे हो, अगर आपने उसको कैश में ही रखा तो आप उससे केवल राइस 20 साल बाद में 3 kg 3.1 kg लगभग 3 kg ही परचेज कर पाओगे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के में हम तीसरे टॉपिक को भी, कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, तीसरे टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है टू फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल्स। देखिए आपके फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकते हैं, किसी को विदेश जाना हो, किसी को घर खरीदना है, किसी को कार खरीदना है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकता है। आपको उसको फुलफिल करने के लिए आपको सेविंग करना है और सेविंग को सही जगह पे लगाना है कि आप उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न कमा सकोगे। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट जनरेट की है ताकि मैं आपको उसे अच्छे से समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस एक्सेल शीट में सबसे पहले मैं 0 ईयर में सेविंग लिया है 1,00,000 रुपीज़। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि 1 साल में आप 1,00,000 रुपये सेव कर रहे हैं। सेविंग इंक्रीमेंट रेट मैंने उसका 10% लिया है। मतलब इसका ये हुआ कि मैं ये मान रहा हूँ कि पर ईयर आपका 10% आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जा रही है, तो सेविंग भी आप 10% इंक्रीमेंट कर पा रहे हैं। अब ये वेरी कर सकता है आपके हिसाब से दूसरा, तो आप एक्सेल में अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। जो भी आपकी सेविंग इंक्रीमेंट रेट है वो आपको पता होगा। अब जैसे 0th ईयर में 1,00,000 सेव किया मैंने, अब उसका 10% इंक्रीज हुआ अगले साल तो 1,10,000 हो गया। अब उसका भी, अब इसका जो 1,10,000 है इसका भी 10% इंक्रीमेंट हुआ तो ये 1,21,000 हो गया। मतलब मैं इतना 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 पैसा हर ईयर में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने मान लिया इनिशियल प्राइस जो मेरे को घर खरीदना है उसका इनिशियल प्राइस 20 लाख रुपीज़ है। अब 20 लाख रुपीज़ वो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो मैंने इसमें होम इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% कंसीडर किया। ठीक है, 6% अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो होम प्राइजेस कितना हो जाएगा आपका, इस रेट से बढ़ेगा। पहले 20 लाख है, 1 साल बाद में वो 21,20,000 हो जाएगा और इसी रेट से वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप इस पैसे को, अगर आप जो सेव कर रहे हैं इसी पैसे को आप कैश में रखते, तो कैश में रखने पे आपके पास कितना कितना होता, शुरू में आपकी सेविंग 1,00,000 है तो 1,00,000 होता आपके पास में। फिर सेकंड ईयर में आपने 1,10,000 सेव किया, 1,10,000 ये हो गया और 1,00,000 पिछले साल का है तो 2,10,000 हो गया। फिर उससे सेकंड ईयर में आपने मतलब थर्ड ईयर में आपने 1,21,000 सेव किया तो 1,21,000 ये हो गया और 2,10,000 हो गया। टोटल कितना हो गया, 3,31,000। अब इतना आपका ये जो कैश है आपके पास में, कैश में पड़ा है पैसा और वो बढ़ता हुआ जा रहा है। आप घर खरीद पाएंगे जब आपके पास में जो कैश अमाउंट पड़ी है वो आपके जो घर का उस टाइम पीरियड पे प्राइस होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप घर खरीद पाएंगे। यही कैलकुलेशन मैंने कैरी फॉरवर्ड की, तो आप देख सकते हैं कि आपको 21 ईयर्स लगे जब होम जो आपकी सेविंग है उसने क्रॉस किया होम प्राइस को, तो लगभग आप 21 ईयर्स के बाद में आप उस घर को खरीद पा रहे हैं। अब देखिए जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक शीट दिखाई थी उसमें एफडी का जो CAGR दिखाया था लास्ट 20 ईयर्स का, उसको ही मैंने कंसीडर किया है। तो लास्ट 20 ईयर्स का जो CAGR था एफडी का वो 7.5 था। अगर 7.5% के हिसाब से आपने उसी पैसे को जो भी आप सेव कर रहे हैं एफडी में रखा होता तो फर्स्ट ईयर में वो 1,00,000 होता, सेकेंड ईयर में 7.5% के रेट से वो बढ़ता तो 2,17,500, फिर ऐसे ही वो बढ़ते 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 ये आपका जाके 14 ईयर्स में वो आपके होम प्राइस को क्रॉस करता। मतलब लगभग 14 ईयर्स लगते हैं आपको एफडी से उस घर को खरीदने के लिए। अगर आप उसी पैसे को पीपीएफ में रखते तो आपको लगभग 13 ईयर्स लगते। सिल्वर में अगर आप रखते तो सिल्वर में भी आपको 13 ईयर्स लगते। लेकिन सिल्वर में देखिए यहाँ पर जो CAGR है वो 9.7 है और पीपीएफ में 8.5 है। तो जब आप सिल्वर से उस घर को खरीदते तो घर खरीदने के बाद में भी जो आपके हाथ में पैसा बचा होता वो थोड़ा ज़्यादा होता पीपीएफ की कंपेयर में। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते
तो गोल्ड में आपको 12 ईयर्स लगते, सेंसेक्स में आपको 11 ईयर्स लगते, निफ्टी 500 में भी आपको 11 ईयर्स लगते। लेकिन सेंसेक्स की कंपैरिजन में घर खरीदने के बाद में जो आपके हाथ में पैसा बचता वो थोड़ा सा ज़्यादा बचता। तो देखिए, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें, सही तरह से इन्वेस्ट करें अपने रिस्क को मैनेजमेंट करके, तो जो कैश में रख के आपको 21 ईयर लग रहा है जिस गोल को पूरा करने के लिए, वही गोल आप 11 ईयर्स में पूरा कर पा रहे हैं। इसलिए क्या है, सही जगह सही समय पे सही जगह में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपके साथ में एक और एक्सेल शीट शेयर करता हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि अगर 1% भी आप ज़्यादा कहीं से CAGR निकाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब मैंने इसमें आपका 35 ईयर्स का टाइम पीरियड लिया है। 35 का क्यों लिया उसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 25 ईयर्स में आपने सेविंग स्टार्ट करी, जैसे आप 25 ईयर्स के हैं, आपने 1 लाख रुपए आज सेव किए, ठीक है, आप 60 ईयर्स में रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35 ईयर्स। तो 1 लाख का अगर आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट के रेट से 6% के रेट से अगर वो इंक्रीज होता है, तो वो 7,68,000 रुपीज़ बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 लाख रुपीज़ 7% से होता है, तो वो 10,67,658 रुपीज़ बनता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 का फर्क कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है उस चीज़ पे। देखिए, जैसे अगर आपका 19% के अगर हम देखें कि 19% आप रिटर्न निकाल पा रहे हैं कहीं से, और आपने 19% के हिसाब से उसको इंक्रीज किया है, तो आपका जो 1 लाख रुपीज़ है वो 4 करोड़ 40 लाख लगभग बन जाता है। और अगर उसी को 20% के रेट से देखें, तो वो 5 करोड़ 90 लाख करीब हो जाता है। देखिए, 19-20 होने पे ही लगभग ये जो डिफरेंस है वो 1.5 करोड़ के अराउंड है। मतलब जितना जितना आप नंबर बढ़ाते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट तो होता है हमें उतना ज़्यादा रिटर्न निकालना, लेकिन उसके हिसाब से जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी फर्स्ट वीडियो को ख़त्म करता हूं, और अगली वाली आने वाली वीडियो में हम कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिस्क मैनेज कर सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। This video is for educational purpose only, not any financial advice. It is my personal view. Please do not take any financial decision based on this video. Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.